हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। एचपीएससी ने बता दिया है आपका कि कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे आपके। तो हम कंप्लीट आज देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। कहाँ कहाँ पे आपका रिजर्वेशन का है, आपका पार्ट है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितनी स्टेजेस में फॉर्म फिल होगा, ये सारा हम देखें। कितनी पोस्ट है ना। उसके रिगार्डिंग कैसे आपको प्रेफरेंस भरनी है, वो सारी चीजें जो भी होगा उसको हम पूरा नोटिफिकेशन डिटेल बाय डिटेल में आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो आज जो 30 जनवरी है आपका रिलीज हुआ एडवर्टीजमेंट, है ना। ये आपके एचसीएस और बाकी जो अलाइड सर्विसेज हैं उनके लिए एचपीएससी ने फॉर्म आपके लिए मांगे हैं, और कब से स्टार्ट होगा वो सब देखेंगे हम। आपका 6 फेब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, है ना। जब भी आपके फॉर्म खुलेंगे तो वो 4 स्टेज में आप उनको फॉर्म आपको फिल करना है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड स्टेज में क्या करोगे, अपने पर्टिकुलर्स जैसे नेम, फादर्स नेम, ये सब आप भरोगे। फिर थर्ड स्टेज में आपकी फी पेमेंट होगी और बाद में आपका फाइनल सबमिशन होगा। ये कहाँ पे आपको मिल ऑनलाइन करना है रजिस्टर, आपका hpsc.gov.in के ऊपर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये बाकी सारी चीजें, मेन मेन चीजें मैं आपको हाईलाइट कर रखी है, मैंने बोल्ड कर रखा है, वो सारा आपको बता देंगे। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट कैंडिडेट मस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ हिज और एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द सेम ऑनलाइन आफ्टर ड्यूली चेकिंग एंड साइनिंग इट। तो इसमें यही था आपका पहले जो पार्ट था कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप पर्टिकुलर्स भरोगे, फी पेमेंट होगी, फाइनल सबमिशन में क्या करना है, आपने अपना प्रिंट आउट निकालना है उस फॉर्म का, साइन करना है और फिर वापस आपको अपलोड करना है। ये इसके अंदर पूरा बता रखा है। इसकी पीडीएफ भी हमने अच्छे से खाड़ा टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रखी है, वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ पूरा। अगेन वो सब चीजें लिखी हुई है, अगर साइन अपलोड नहीं हुआ और ये सब नहीं हुआ तो कैंडिडेट क्या होगा, रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद और देखते हैं हम, बाइफर्केशन ऑफ सीट्स। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बार अच्छा मौका है आपके पास। 24 सीट्स हैं एसडीएम की, टोटल आपकी 102 सीट्स हैं। उसके अलावा बाकी और कैटेगरी में ईएसएम और पीडब्ल्यू बीडी की आपकी 5 और 7 रिस्पेक्टिवली सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, ये आपका मेन पार्ट आ गया कि डेट ऑफ पब्लिकेशन, आज ये पब्लिश हुआ है आपका, ठीक है। और ओपनिंग डेट कब आपके फॉर्म खुलेंगे, तो 6 फेब्रुअरी आपके फॉर्म ओपन होंगे। थर्ड, क्लोजिंग डेट कब तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो एचसीएस के, अपने एचपीएससी में वहां पे एचसीएस के फॉर्म 26/2/2026, यानी कि 26 फरवरी तक आप, यानी लगभग 20 दिन आपको मिल रहे हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए। इसमें ये टाइम याद रखना, अप टू 5 PM, तो शाम के 5 बजे तक ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कई बच्चों को लगता है यार 5 तारीख को 12 बजे तक कर देंगे, कई, है ना। तो वो टाइम देख लो, 12 नहीं है, 5 है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 बजे तक आपको सबमिट करना है, 26 फरवरी ये आपकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट हो गया आपका। ये आपको प्रेफरेंस भरनी है ना। आपकी प्रेफरेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपकी, है ना। वो आपको वहां पे पूरा प्रेफरेंस आपको बताएंगे, कैसे आपको कौन सी पहले भरनी है, कौन सी बाद में भरनी है। तो जैसे ही आपका 6 फेब को आपका फॉर्म ओपन होएगा भरने के लिए, तो हम 5th को या 6th को आपको पहले ही आपको प्रोवाइड करा देंगे कौन सी प्रेफरेंस आपको पहले भरनी है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये प्रेफरेंस हम आपको सारी बताएंगे, पहले आपको एसडीएम भरना है, डीएसपी, जैसे आपको प्रेफरेंस करना है डिटेल में हम आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वो क्या है, इज दैट नो पर्सन शैल बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन हु डज नॉट पोजेस अ बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यूपीएससी हो, एचपीएससी हो, क्या मांगते हैं आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, कि आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो आपको एक बस बैचलर की डिग्री चाहिए। इसके बाद ये कुछ डीएसपी के लिए अलग क्राइटेरिया है, फिजिकल क्राइटेरिया, ये आप देख सकते हो, चेस्ट का, एक्सपेंशन, हाइट का और इन सब का, ठीक है। अब देखते हैं क्लोजिंग डेट, हमने कर लिया डिस्कस, कब है आपकी 26 फेब्रुअरी आपकी क्लोजिंग डेट है, टिल 5 PM, ये आपको याद रखना है। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, डिग्री आपको आपके पास, मतलब कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये सब जो भी क्लोजिंग डेट से वो देखेंगे, उससे पहले जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके अवेलेबल होने चाहिए, तो क्लोजिंग डेट को ये कंसिडर करेंगे। उसके बाद, ठीक है,
जो भी देखो ये सब दे रखा है ना आपके, all the application must fulfill the essential requirement for the of the post and other conditions stipulated in the advertisement on the closing date. They are advised to ensure before applying that they possess essential qualification required for the post for which they are applying. They should also possess the all relevant certificates and document in support of their claim regarding the education qualification, experience, domicile, caste, category, etc. on or before the closing date. ठीक है, या तो क्लोजिंग डेट पे या उससे पहले ही आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। और वो क्लोजिंग डेट क्या आपकी 26 फरवरी 2026। नो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इशूड आफ्टर द क्लोजिंग डेट, ठीक है, तो 26 के बाद वाले डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं, एक्सेप्ट नहीं होंगे। द इंप्रूवमेंट इन द मार्क्स डन बाय द कैंडिडेट आफ्टर द क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी पर्पस इन दिस रिक्रूटमेंट। तो क्लोजिंग डेट वही कंसिडर करना है, फाइनल डेट। ये अलग अलग फी कैटेगरी है, इसको आप देख सकते हो, है ना। वापस नहीं होगी फी, रिफंड नहीं होगी, ये सब चीजें बेसिक बातें, इसमें कोई इशू नहीं इतना बड़ा। द एडमिट कार्ड would be issued on the basis of the particulars filled by the candidates in their online application form, and the candidature of candidates would be considered in the category mentioned by them in their online application form. No change of category will be allowed at the later stage. जो आपने कैटेगरी भर ली उसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा और वही कैटेगरी आपकी थ्रू आउट कंसिडर की जाएगी। एज लिमिट देखो यहाँ पे यूपीएससी में अधिकतर 21 ईयर्स होती है ना, तो अधिकतर आपको कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे आपकी एज लिमिट क्या है, 18 ईयर्स है। तो कम जो बिल्कुल यंग है, बिल्कुल है ना, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, 18 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, तो वो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। डीएसपी के लिए अलग एज क्राइटेरिया है, उसको छोड़ के बाकी सब पोस्ट के लिए इट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। तो 18 साल से अगर आप ज्यादा हो, ठीक है ना, उम्र आपकी 18 साल ज्यादा, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपकी एज 42 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये डेट का क्राइटेरिया क्या होता है, ये आप आपके बर्थडे से नहीं करेंगे, ये देखेंगे 1 तारीख को, 1 जनवरी 2026 को, क्या आप उस टाइम पे 18 साल से ऊपर हो, अगर आप हो तो आप भर देना उस फॉर्म के, अगर आप 42 साल से कम हो तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो। डेट आपको याद रखनी है 1 जनवरी 2026। फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन, तो मिनिमम तो एज वही 18 साल से ऊपर वाले कर सकते हैं, ठीक है, ईयर्स, एंड नॉट मोर देन 27 ईयर्स ऑफ एज ऑन और बिफोर 1। और बाकी जो जैसे मैक्सिमम एज बाकी पोस्ट के लिए कितनी है 42 ईयर्स, डीएसपी के लिए कितनी है आपकी 27 ईयर्स। तो ये एक पॉइंट आपको देखना है। However, relaxation in the maximum age, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से जो रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है, वो कितना आपका, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 इयर्स, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को 5 इयर्स का मिला हुआ है। डिसेबल पर्सन हु आर कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक 5 इयर्स रिलेक्शन इन एज, ठीक है, ये आप अलग अलग अपना क्राइटेरिया उसके हिसाब से देख सकते हैं। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 52 इयर्स, इनमें भी एक जो क्लोज है 52 इयर्स की है, ठीक है। ये 52 ईयर्स की क्लोज एक्स सर्विस मैन के केस में नहीं है, वहां पे और एक्सटेंड हो सकती है। अनमैरिड वुमेन, ठीक है, तो जितनी भी ऑल दोस यंग गर्ल्स, ठीक है, अनमैरिड, ठीक है, कुंवारी लड़कियां जो भी हैं, बैचलर हैं, ठीक है, वो सारे भी, उनको भी 5 साल का फायदा है एज रिलैक्सेशन के अंदर। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, अनमैरिड वुमेन 5 इयर्स का उनको भी रिलैक्सेशन है। डीएसपी के फॉर द डीएसपी पुलिस 5 इयर्स ऑफ टू शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इन सबको मिलेगा रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू डीएससी, ठीक है, ये कैटेगरी जो है आपकी ओएससी, बीसीए, नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी कैटेगरी कैंडिडेट हरियाणा शैल बी एडमिसिबल ओनली वेयर द पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर दिस कैटेगरी। जहां पे इनकी पोस्ट है वहां पे इनको रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। The upper age limit for an applicant of any category except ex-servicemen shall not be exceed 52 years. For the candidate age relaxation, the experience certificate equivalent post issued by the appointing authority of the respective department, board, corporation, government aided institution only shall be valid. Evidence of age कैसे मानेंगे आपका एविडेंस, और ये जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से एज का आपका एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा। और क्या है, ठीक है, ये 3 स्टेज है। पहली स्टेज में आपका क्या होगा, प्रीलिम्स होएगा, पेपर 1, पेपर 2। तो जनरल स्टडीज का एक पेपर है 100 मार्क्स का है, 0.25 नेगेटिव मार्क ही है, ठीक है, यही आपका पेपर मेरिट डिसाइड करेगा कि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो सेकंड पेपर है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट, ये 100 मार्क्स का है, ये क्वालिफाइंग है, 33% आपको इसमें मार्क्स चाहिए, ठीक है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएंगे, दोनों हिंदी इंग्लिश में। फॉर ईच रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क कितनी है, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है,
ठीक है। पेपर 2 जो होगा सी सेट का, दैट इज क्वालिफाइंग, केवल 33% आपको मार्क्स लेके आने, 33 मार्क्स लेके आने हैं। अब ये वाला देखो, आपके जो OMR शीट है यहाँ पे डिफरेंस आता है, यूपीएससी वाले बच्चों को लगा ABCD, वहां पे 4 ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे ABCDE ऑप्शन भी आएगा एक। अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो आपको भरना है उसमें E, या तो आप ABCD में से चूज कर लो तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड हो गया। अगर आप कोई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपके 0.25 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। और ऐसे अगर आपने 10 क्वेश्चन कर दिया तो ठीक है, आपके 0.25 माइनस होकर 2.5 मार्क्स कट गए। लेकिन अगर 11 क्वेश्चन पे आपने खाली छोड़ दिया बबल को तो आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। ये देखो, ईच क्वेश्चन शैल हैव 5 ऑप्शंस। इफ द कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन he shall have to darken the appropriate circle ABCD, and if not attempting a question then he shall have to darken E circle। तो अगर आपने जैसे मान लो ऑप्शन आ गए A B C, ऐसे सर्कल आएंगे आपके पास A B C D और E। तो अगर आपने कोई ऑप्शन ए चूज किया तो उसको पूरा फिल कर देना बराबर, ठीक है। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको अटेम्प्ट नहीं किया आपने, अगर आपने उसमें खाली छोड़ दिया तो आपके 0.25 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ऑप्शन ABCD के अंदर से नहीं पता है, तो आप उसको फिल करोगे ई। तो आपको ऐसे ई सर्कल को डार्कन करना है, ई वाले पार्ट को। उसके अंदर अगर आपका क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, नॉट अटेम्प्टेड, आप चाहते हो आपको आंसर नहीं आता, आप उसको खाली छोड़ना चाहते हो, तो उसमें ई वाले बबल को कंप्लीट फिल करना है आपने, ई वाले बबल को। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपके 0.25 नेगेटिव आपके मार्क्स कट जाएंगे। और ऐसे अगर आपने 10 से ज्यादा कर दिए तो आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। मतलब 10 से ज्यादा अगर आपके क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसमें आपने कोई भी बबल नहीं भरा है, यानी खाली छोड़ दिए 10 से ज्यादा ऐसे OMR शीट के अंदर क्वेश्चंस जिसमें कोई बबल भी आपने नहीं भरा है, उससे आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। इन ABCD में कर दो, इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन ही शैल हैव टू डार्कन द ई सर्कल। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ABCD में से कोई कर दो, अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो ई को कर दो मार्क। इफ नन ऑफ द सर्कल इज डार्कन 1/4 ऑफ द 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड। द प्रीलिम एग्जाम इज ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। फिर आपका उसमें आएगा मेंस। मेंस में नया पैटर्न आ गया था, आपको पता ही है। 100 मार्क्स के 6 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, फिर GS 1 2 3 4। इनके सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं का कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा प्री और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव सूर्या बैच जो हमारा चल रहा है, ठीक है। द मेन रिटन एग्जामिनेशन shall comprise of 6 पेपर ऑफ द कन्वेंशनल एसे टाइप which shall be of 3 hours ड्यूरेशन। हर एक का ड्यूरेशन कितना है, 3-3 घंटे का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अब 3 घंटे में 100 मार्क्स करने के बाद, तो जहां तक मुझे लग रहा है 5-5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने के चांस होंगे। इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। The candidate shall not be allowed the option to answer this paper in any other medium। देखो ये क्या है आपका, the candidate shall write the answer in English और हिंदी। या तो आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, ऐसा नहीं हो सकता एक पेपर में आप आधे हिंदी में लिख रहे हो आधे इंग्लिश में लिख रहे हो, ठीक है। द कैंडिडेट शैल राइट दीज आंसर्स इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन द लैंग्वेज पेपर। हाँ, लैंग्वेज पेपर में तो आप क्या करोगे, इंग्लिश में लिख रहे हो, ठीक है, तो इंग्लिश को इंग्लिश में लिखो, हिंदी को हिंदी में लिखोगे आप देवनागरी स्क्रिप्ट में। लेकिन ये चारों पेपर को आपके लिए मीडियम चूज करना पड़ेगा, उसी मीडियम में आपको आंसर करने हैं। द पेपर ऑफ जनरल स्टडी 1 to 4 unless otherwise directed shall be answered either in Hindi or in English, but no candidate shall be permitted to answer one paper partly in Hindi and partly in English। तो आप एक पेपर पूरा अपना हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके नहीं लिख सकते, या तो हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो अपना, ठीक है। दिस पेपर ऑफ जनरल स्टडीज आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना है। स्क्राइब का देख सकते हैं हम, ठीक है। कैंडिडेट्स स्क्राइब इनसाइड द एग्जामिनेशन, और उसमें क्या है आपका नो कैन, उसमें स्क्राइब में इन्होंने कंडीशन दे रखी है मैक्सिमम जो 12, हाँ 12 से ज्यादा, मतलब नहीं मैक्सिमम उसने 12 ही कर रखी हो, वहां तक कि आप स्क्राइब ले सकते हो। अब आगे देखो आप, नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनैलिटी या वाइवा टेस्ट अनलेस ही अटेंड द 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट। तो दूसरी कंडीशन आपको ये भी याद रखनी है कि आपके जो मेंस के अंदर मार्क्स है, ठीक है, तो वो मेंस के अंदर मार्क्स है जो वो कितने होने चाहिए आपके, 600 में से आपके 270 मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए, तभी आपको क्या इंटरव्यू के लिए या फिर वाइवा के लिए बुलाएंगे। ये कितना है, 45% आपके मार्क्स आने चाहिए।
तो 270 मार्क्स तो लेके ही आने हैं आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो कुछ भी, तो 270 मार्क्स का इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो 45% आपको मार्क्स चाहिए, उसमें भी कम से कम हिंदी में 33% आने चाहिए, यानी कि 100 में से 33, और इंग्लिश में 33%, ये तो चाहिए चाहिए। तो ये दो इंडिविजुअल क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और टोटल मार्क्स 45%, यानी कि 600 में से 270 मार्क्स आपके आने चाहिए। जब लास्ट टू लास्ट टाइम एचएस ने जो सिलेक्शन किए थे वहां पे 61 ही कैंडिडेट लिए, जबकि पोस्ट 100 के अराउंड थी, क्योंकि बाकी सबके आए थे 270 से ज्यादा मार्क्स आए नहीं 600 में से, ठीक है। तो वो फिर कैंडिडेचर उनका मतलब उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया। तो आपको मिनिमम 270 यानी 45% मार्क्स लेके आने हैं सारे 6 के 6 पेपर मिला के, और हिंदी और इंग्लिश में कम से कम 33 आपके परसेंट मार्क्स मिनिमम चाहिए। एक एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। इफ द टोटल मार्क्स ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा ऑब्टेन बाय 2 और मोर कैंडिडेट्स आर इक्वल, अगर दो किसी कैंडिडेट के बराबर फाइनल लिस्ट में मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स बराबर हो रहे हैं, तो जिसके रिटर्न में ज्यादा है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और फिर भी अगर मान लो रिटर्न में भी बराबर है उन दोनों के, तो फिर देखते हैं एज को, ठीक है। देन द हायर मार्क्स इन द पेपर ऑफ मेल्स रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड हायर इन द मेरिट इफ द टोटल मार्क्स of main written paper of such candidates are still equal, then the candidates older in the age shall be considered higher in the merit। ये एक बार हो गया था पिछली बार मेरे 2-3 कैंडिडेट स्टूडेंट्स के साथ, एक ही बराबर नंबर आ गए, एक को मिला एसडीएम, एक को डीएसपी, एक को तहसीलदार, ठीक है। नंबर बराबर ही थे तीनों के, तो इतना क्लोज हो जाता है मेंस के अंदर, ठीक है। वो मेरिट देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेंस में किसके साथ ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। पहले ऑप्शनल था तो उसका भी कंसिडरेशन, अब ऑप्शनल नहीं है तो अब देखेंगे किसकी फिर आपकी एज है। मार्क्स विल नॉट बी अलाउड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसी को पे काम करना है आपको। मार्क्स विल नॉट बी अलाउड फॉर मैरिज सुपरफिशियल नॉलेज, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कंबाइंड ड्यू इकोनॉमिक ऑफ वर्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन। ये नहीं है बस आपको ऊपर ऊपर से पता है, सुपरफिशियल नॉलेज पता है, उसमें आप लिख के आ गए, एग्जैक्ट आपको लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कीवर्ड्स आने चाहिए आपके, ठीक है। एक्सप्रेशन बिल्कुल आपका पूरा फ्लो में होना चाहिए, अच्छे प्रॉपर आपने वर्ड्स यूज कर रखे हो, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और ये जो अगेन हमारा सूर्य बैच चल रहा है उसमें डेली आंसर राइटिंग के थ्रू हम आपका ये इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं उसके अंदर, ताकि डेली आप 2-2 क्वेश्चन लिखो, प्रॉपर उसका इवैल्यूएशन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, मॉडल आंसर मिलेगा, तब जाके ये चीज आपकी आएगी। और जो हम टॉप पोस्ट एसडीएम के लिए एस्पायर कर रहे हैं तब हम उसमें सिलेक्ट होने की सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल लिखे जा रहे हैं तो वहां पे फिर सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, भले ही प्री हो जाए फिर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे तो हायर रैंक पे नहीं कर पाएंगे, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में देखो, इसमें मेंस में आपको बुलाएंगे 12 टाइम्स, ठीक है ना, आगे कहीं दे रखा होगा इसमें कहीं पे, कि जैसे मान लो आपकी 102 सीट है तो अराउंड 12 टाइम्स आपको मेंस में बुलाएंगे, 1224 ऐसे करके, तो अराउंड 12 टाइम्स आपको बुलाएंगे मेंस के अंदर। तो प्री में से 12 टाइम्स जो सीट्स हैं आपकी उसके 12 टाइम्स आपको बुलाएंगे किसके अंदर, मेंस के अंदर। तो मेंस लिखेंगे अराउंड 1200 से 24 के अराउंड बच्चे मेंस लिखेंगे, फिर बाकी जो दो कैटेगरी है उनके अलग, ठीक है। तो 12 टाइम्स तो ये लोग लेंगे मेंस के अंदर, प्री से मेंस में, ठीक है। जितनी भी पोस्ट है उसके 12 टाइम्स होंगे मेंस के अंदर, और जितनी भी पोस्ट है उसके 3 टाइम्स बुलाते हैं आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। तो 300 के अराउंड आपको बुलाएंगे वाइवा के लिए, तो थ्राइस बुलाते हैं आपके वाइवा के लिए, और 12 टाइम्स बुलाते हैं मेंस के अंदर। अब देखो ये भी इसने उन्होंने बता रखा है कि वाइवा में इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेंगे, द कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड, ही शैल बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू इज टू असेस द suitability of the candidate for a career in the public service by a board of a competent and unbiased observers। तो वो बिल्कुल competent भी होंगे और unbiased होंगे, ठीक है। The test is intended to judge the mental caliber of the candidate in the broad terms, this is really an assessment of not only intellectual qualities, intellectual qualities तो आपकी प्री और मेंस में चेक कर चुके हैं, उसके साथ साथ वो क्या चेक करते हैं, सोशल ट्रेड्स, आप सोशली कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एंड इज इंटरेस्ट इन द करंट अफेयर्स। इसलिए आपकी बिहेवियर, आपका करंट अफेयर की नॉलेज, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरव्यू के टाइम पे। सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड आर द मेंटल अलर्टनेस, कितने आप अलर्ट हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका, क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस और जजमेंट, वेराइटी ऑफ डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन, लीडरशिप क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, ये सब इतनी सारी चीजें आपकी चेक होती है पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के टाइम पे। The interview is not intended to be test either of the specialized or general knowledge of the candidate which has been already tested through the written paper। ये मैंने आपको बताया, ज्यादा नॉलेज का टेस्ट नहीं करेंगे उस टाइम, वो तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है आपकी। अब आप बिहेव कैसे कर रहे हो, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आप को, आपकी इंटीग्रिटी, कैरेक्टर, वो सब चीजें वहां पे वो चेक करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस, ठीक है, आप प्रेशर में कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे हो, वो सब चीजें टेस्ट होंगी वहां पे।
फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट जो डिसाइड होगी, 600 तो आपके मेन से हो गए और 75 आपके पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के हो गए। फिर आपकी डेट्स है, तो अभी आप पहले फॉर्म भरोगे 6 तारीख को, 6 फरवरी से आपके फॉर्म ओपन होंगे, 26 फरवरी शाम 5 बजे तक क्लोजिंग डेट हो जाएगी। फिर आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा 26 अप्रैल को, ठीक है। फिर फॉर्म भरने से एग्जैक्ट 2 महीने बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। फिर उसके 2 महीने बाद ही आपका क्या हो जाएगा, मेंस का एग्जाम हो जाएगा। मेंस आपके 3 दिन चलेंगे, यानी कि सुबह शाम पेपर हो जाएंगे, 6 पेपर, 27, 28, 29 जून को आपका हो जाएगा मेंस का पेपर। फिर आपके अगेन 2 महीने बाद क्या हो जाएंगे, जुलाई और अगस्त के अराउंड आपका गैप लेके अगस्त सितंबर में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अब आपके 2-2 महीने के गैप पे सारी स्टेज कंप्लीट हो जाएंगी। तो 6 महीने में आप अपना पढ़ाई करके एसडीएम बन सकते हो, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो अच्छा मौका है एचसीएस में आपको एसडीएम लगने का। इन केस सॉरी हरियाणा में एसडीएम लगने का, ठीक है। इन केस द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर ओनली पर्टिकुलर सर्विस ही शैल बी कंसीडर्ड फॉर दैट, है ना, ये ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ सर्विस इज टू बी सबमिटेड अपलोडेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन। ये पूरा मैं आपको बता दूंगा कौन सी पोस्ट आपको पहले भर सकते हो किस तरीके से, तो प्रेफरेंस हम उसको कर लेंगे डिस्कस आपके साथ, ठीक है। बाकी इसमें कैंडिडेट शुड नोट दैट द नेम ऑफ द एडमिट कार्ड इन सम केसेस मे बी एब्रिविएटेड ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, ठीक है। इसमें और तो कुछ नहीं है, ये सब आपको बस अपना एप्लीकेशन नंबर, फोन नंबर, ये सब रोल नंबर, ये सब अपना ध्यान रखना है कम्युनिकेशन के लिए कमीशन के साथ, ठीक है। बाकी और आपको कोई डाउट आता है कोई, हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। आपकी अगेन जो मैंने बताया 6 महीने 5-6 महीने आपके पास, आप पूरा प्रॉपर एसडीएम बन सकते हो। इसके लिए हमने सूर्य बैच हमारा लॉन्च कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो, यूपीएससी खड़ा है आपके ऊपर। और बाकी प्रेफरेंस की वीडियो मैं आपके लिए और एक बार ले आऊंगा अलग से, तब तक आपके कोई डाउट हो वो भी हम आप डाउट ले लेंगे आपके, ठीक है। अच्छे से शांति से पढ़ाई करो, फॉर्म फिल करते वक्त गलती मत करना, आराम से फॉर्म फिल करना। 6 तारीख को ओपन होंगे तो आराम से 4-5 दिन एक बार वेट करके और थोड़ा चीजें एनालाइज करके 10 के बाद मैं कहूंगा भरना, लेकिन ज्यादा लेट भी मत करना, है ना, मतलब 22-23 तक भर देना, उससे 2-3 दिन पहले ही भर देना। तो बीच का जो पीरियड है ना, चाहे तो 15 से लेके अब मैं कहूंगा एक आइडियल 15 से 23 तक आप बीच का टाइम लेके उस टाइम में अपना फॉर्म कभी भी भर देना। पहले कुछ कई बार कुछ चीजें एनालाइज करनी होती है, पूछनी होती है, वो क्लैरिफाई कर लो 10-12 दिन के अंदर, ठीक है। लास्ट के जो आपके 5-6 दिन बचते हैं उनसे पहले अपना फॉर्म सबमिट कर देना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।